तो वंस अगेन फिर से स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2017 का प्रीवियस पेपर करेंगे। किस सब्जेक्ट्स का करेंगे जी? तो फिजिक्स का। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स का पेपर आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। और कौन सी ईयर का रहेगा? 2017 का रहेगा। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है, यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों पीडीएफ के लिए पीडीएफ के लिए जो है आप लोग हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जल्दी से आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे इस चैनल पे जुड़ जाना होगा, जहाँ पर आपको हर एक तरह का पीडीएफ मिलेगा और अपडेट भी मिलेगा पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। कब एग्ज़ाम फॉर्म आया, कब कैसे क्या हुआ, काउंसलिंग वगैरह हर एक चीज़ जो है आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। तो अभी तुरंत जाइए और टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए स्टडी विद रितेश और हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आज की क्लास दोस्तों। जल्दी से हर एक स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो आप लोग पहले बताओ? सभी ठीक हो? आप सभी ठीक हो जी? चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। हाँ तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है दृष्टि वैषम्य, चौथा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। यानी किसके निवारण के लिए हम लोग कनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी यानी निकट दृष्टि दोष, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष यानी जिसको मायोपिया कहते हैं हम लोग, है ना, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, तो इसमें जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों? तो इसमें जो नज़दीक की वस्तु है ना, इसमें क्या होता है, जो नज़दीक की वस्तु है वो साफ साफ दिख जाती है ना, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती। ठीक है, तो इस चीज़ का निवारण करने के लिए यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए, है ना, हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे यानी कनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना, दूर दृष्टि दोष, इसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बता दीजिए। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए, है ना, इस चीज़ का निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस का, यहाँ पे उत्तल लेंस का यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है ना कि जो दूर की वस्तु है उसको आप लोग साफ साफ देख सकते हो, है ना, दूर की वस्तुएं विजिबल होती हैं, लेकिन बच्चों नज़दीक की वस्तु है इसको साफ नहीं देखा जा सकता, यानी इसमें नज़दीक की जो वस्तु होती है वो नहीं दिख पाती अच्छे से। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका दूर दृष्टि दोष हो गया। तो दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसके बारे में भी जान लीजिए। जरा दृष्टि दोष इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो बच्चों इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति जो है ना दूर और पास दोनों वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसमें जो व्यक्ति है वो दूर और पास मतलब कहीं की भी वस्तुओं को जो है स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता है, साफ नहीं देख पाता है। और इस दोष का निवारण के लिए हम लोग द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसीय लेंस यानी बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम लोग द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको बायोफोकल लेंस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ जी, तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन गए एक क्वेश्चन से। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, किसका भार
न्यूनतम है? ऑप्शन में दे रखा है मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। किसका वेट जो है मिनिमम होगा इन चारों में से? मंगल यानी मार्स, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मरकरी, पृथ्वी यानी अर्थ। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे तो वेरी गुड, है ना। किसका भार सबसे कम होता है? तो बुध का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो न्यूनतम पूछेगा कि भाई किसका भार जो है न्यूनतम होता है, तो वो बुध का होता है, यानी मरकरी का होता है। और यदि मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि किस ग्रह का भार सबसे ज़्यादा होता है, यानी किस प्लैनेट का वेट सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम अधिकतम भार पूछूं, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? किस ग्रह का भार सबसे ज़्यादा होगा? तो ये बच्चों होता है किसका? बृहस्पति का, बृहस्पति का, जिसको जुपिटर कहते हैं हम लोग, ये याद रखना, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग एक नज़र ऑप्शन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ था मंगल, तो मंगल तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन मंगल के बारे में भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको देख लीजिए। जैसे मंगल ग्रह जो है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, जैसे देखिए मंगल ग्रह को तो लाल ग्रह के नाम से जाना ही जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कितने सैटेलाइट हैं? तो ये बच्चों दो हैं, आपको याद रखना है कौन कौन से। एक होता है फोबोस, एक होता है डाइमोस, ठीक है, डाइमोस। तो ये याद रखना है आपको, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उपग्रह कितने? इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिबोस भी कहते हैं, या डाइमोस भी कह सकते हो, डिबोस भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग शुक्र के बारे में। तो बच्चों शुक्र के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है, वीनस जो है, शुक्र, ये सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। और इसको जो है बच्चों सूर्य का तारा, दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में, यानी वीनस के बारे में। तो बच्चों इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला यानी जो बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो, एकदम चमकता हो, वो कौन सा प्लैनेट है? तो वो आपका शुक्र ही है, यानी वीनस ही है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम वाला ग्रह कौन सा है? बताइए, पृथ्वी के सर्वाधिक यानी सबसे निकटतम वाला ग्रह, पृथ्वी के जो सबसे निकटतम वाला ग्रह है वो कौन सा है? तो ये भी बच्चों आपका कौन सा है? शुक्र ही है, यानी वीनस ही है। अब देखो इसको बच्चों भोर का तारा, याद रखना है, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछ लेता है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, या फिर सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है बच्चों? तो ये वीनस को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं बच्चों आपको याद कर लेना है। हाँ देखिए, एक और पूछ लेता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है बच्चों? तो ये भी जो है शुक्र यानी वीनस को ही कहा जाता है, ठीक है। हाँ चलिए, अब बचा ऑप्शन नंबर सी यानी बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? मरकरी कहते हैं, हम लोग मरकरी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही पूछता है कि बच्चों सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य के नज़दीकी वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा बुध ही है, यानी मरकरी है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि किस ग्रह का भार न्यूनतम है, सबसे कम है, तो ये आपका बुध ही है ना, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम लोग पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बन जाते हैं आपके एग्जाम्स में, कि एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नीला ग्रह से हम लोग किस ग्रह को जानते हैं? ब्लू प्लैनेट से हम लोग किस प्लैनेट को जानते हैं? तो ये पृथ्वी को जानते हैं। और अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि दूरी के आधार पर पृथ्वी जो है वो सूर्य से कौन से स्थान पर है? पृथ्वी का रैंकिंग क्या है सूर्य से, बता दीजिए। दूरी के आधार पर, चलिए लिख देता हूँ, दूरी के आधार पर पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी, वो सूर्य से कौन से स्थान पर है? हमारी पृथ्वी कौन से स्थान पर है? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। दूरी के आधार पर जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये सूर्य से कौन से स्थान पर है?
बता दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे है, यानी ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, तीसरा, पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, हाँ जी, तीसरे नंबर पर आती है, आपको याद रखना है। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा प्लैनेट आता है, बताइए। यानी दूरी के आधार पर, जैसे सूर्य के बाद जो है पहले स्थान पर कौन सा ग्रह आएगा, बताइए। पहले और दूसरे स्थान पर कौन आता है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सन, बताइए। तो डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी दूरी के आधार पर जो सबसे पहला ग्रह है सूर्य से, बताइए वो कौन है। यानी सबसे नज़दीकी का ग्रह कौन सा होगा, मरकरी होगा, बुध होगा, है ना, जो कि सूर्य का नज़दीकी ग्रह भी कहलाता है। दूसरे स्थान पर कौन है, ये है वीनस, यानी शुक्र जिसको कहते हैं। ठीक है, तो दूरी के आधार पर है ये। और तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, यानी अर्थ। ठीक है, तो इतना पता चल गया। हाँ, तो दूरी के आधार पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये सूर्य से कौन से स्थान पे है, तो थर्ड स्थान पर है। सेकंड स्थान पर कौन है, सूर्य से सेकंड स्थान पर कौन सा ग्रह आता है, तो ये मतलब दूरी के मामले में, हाँ, तो ये वीनस आता है। और सबसे फर्स्ट में कौन से है, तो ये मरकरी है, जिसको सूर्य का नज़दीकी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे किस ग्रह में कोई भी वायुमंडल नहीं होता, किस प्लैनेट में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो कौन सा ग्रह है जी, मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। जल्दी जवाब दीजिएगा। किस प्लैनेट में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई भी वायुमंडल नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन सी यानी बुध ग्रह, देन आप लोग का आंसर जो है करेक्ट है, मरकरी, है ना। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, इस ग्रह पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते भी हो कि सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह जो है कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, बताइए। तो सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, जल्दी बताना है। सूर्य की परिक्रमा करने में बुध जो है ये कितने दिनों का समय लेता है बच्चों, तो वेरी गुड, 88 दिन, है ना। तो सूर्य की परिक्रमा 28 दिन में कर लेता है कौन, मरकरी, यानी बुध ग्रह। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन जो है, ये फैक्ट जो है आपको याद रखना है। और जैसा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो मंगल ग्रह के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, शुक्र ग्रह के बारे में भी बताया था, बृहस्पति के बारे में भी बताया था। ठीक है, हाँ। अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बताइए। तो हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्लास ओवर हो जाने के बाद बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सोलर सिस्टम में यानी सौरमंडल में जो सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की गति न्यूनतम होगी, किस मीडियम में जो साउंड है उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। ऑप्शन है वायु, पारा, समुद्री जल, एल्कोहल। तो जी हाँ दोस्तों, जवाब दीजिए, किस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी एकदम मिनिमम रहेगी, यानी कम रहेगी। हाँ, तो बता दीजिए जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर करेक्ट है। तो जी हाँ दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल जो है बच्चों न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी। कैसे, तो आइए अब इसको एक समझ लीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, वो किस में होता है, वो सॉलिड में होता है। ठीक है, फिर उससे कम लिक्विड में होता है, फिर उससे कम किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग, ध्वनि की चाल, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में होगा, सॉलिड वस्तु में होगा, सॉलिड। उससे कम लिक्विड में होगा, और फिर उससे कम गैस में होगा। और किस में नहीं होगा, किस में ध्वनि का संचरण नहीं होता, बता दीजिए। किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होगा, तो निर्वात में नहीं होता है, यानी इन वैक्यूम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, है ना। वैक्यूम में, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो अब आप देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, वायु, पारा, समुद्री जल, एल्कोहल। तो बच्चों पारा क्या है, पारा एक तरह का लिक्विड है। पारा क्या होता है HG, एक तरह का लिक्विड है। उसके बाद देखिए समुद्री जल लिक्विड है, यानी ये भी जो है C लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एल्कोहल, ये भी जो है बच्चों क्या है, आपका लिक्विड है। ठीक है, और वायु क्या है, गैस है।
वायु क्या है बच्चों? एयर, ये गैस है। तो आप ही बताइए, देखिए सॉलिड वस्तु तो दिया नहीं था ऑप्शन में, लिक्विड दिया था, ये तीनों लिक्विड दिया था। तो लिक्विड में आप लोग देख पा रहे हैं गैस से ज़्यादा होता है ध्वनि का संचरण, ज़्यादा होता है ना लिक्विड में, गैस की तुलना में जो ध्वनि का संचरण होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, वो ज़्यादा होता है। और सबसे कम किस में होगा? गैस में ही होगा। तो वायु क्या है? वायु एक तरह का क्या है? गैसों का मिश्रण है। हवा क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। तो हवा में ध्वनि की गति जो है वो न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन ए आया समझ में? ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे तेज होता है, तो सॉलिड में होता है। अब सॉलिड में जैसे कई सारा ऑप्शन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, कांच आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये रिलेशनशिप भी याद रखना है, पूछा गया था ये कि सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि का संचरण सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और उससे कम जो है किस में होता है? गैस में होता है। ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है। तो बच्चों क्लास समझ में आ रही है? जल्दी से मैसेज में कीजिए। तो समझ में आ रहा है तो यस लिखिएगा बच्चों, और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है हर एक स्टूडेंट को? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक लाइक दे दीजिए, और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हुक का नियम इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी प्रतिबल, ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, हुक का नियम किससे संबंधित है जी? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन सी यानी प्रतिबल, देन आप लोगों ने जवाब सही दिया है। अब देखिए दोस्तों, इनका जो नियम था हुक का नियम, ये आप लोग सुनिएगा ना तो बहुत हंसी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है। इन्होंने ये जो नियम दिया हुआ है ना, वो हर एक इंसान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है इनका नियम, लेकिन इन्होंने ये नियम को जो है दे दिया बुक में, तो ये इसीलिए साइंटिस्ट हो गए और ये विश्व विख्यात हो गए। ठीक है। अब देखिए पहले बात करेंगे कि प्रतिबल क्या होता है। तो बच्चों प्रतिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दबा देना, दबा देना। ठीक है, दबा देना। और इसमें एक आएगा विकृति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? विकृति का मतलब होता है आपका एक तरह से आकार में चेंजेस आना, आकार में परिवर्तन होना, आकार में चेंजेस आना, आकार में परिवर्तन होना। ठीक है, यानी प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, विकृति को क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबल है, ये प्रतिबल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विकृति के। ठीक है। तो अब ये देखिए, इस चीज़ को मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, आप लोग समझिए और देखिए। ठीक है। अब देखिए, ये हुक जो थे साइंटिस्ट बहुत ही चालाक आदमी थे। ठीक है। इन्होंने क्या कहा बच्चों कि आप किसी भी चीज़ पर प्रतिबल लगाइएगा यानी स्ट्रेस लगाइएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? विकृति के, यानी डिफॉर्मेशन के। तो इतना तो सब कोई जानता है यार। जैसे देखिए, मान लीजिए ये बोतल है। ठीक है। अब इस बोतल पर आप लोग प्रतिबल लगाइएगा तो डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? विकृति में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? विकृति का मतलब क्या होता है? आकार में चेंज, आकृति में चेंज। तो हुआ कि नहीं हुआ? तो मान लीजिए जितना ज़्यादा प्रतिबल लगाइएगा उतना ही ज़्यादा विकृति होगा, उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, बस इतना छोटा सा इन्होंने बात कह दिया और ये आज देखिए साइंटिस्ट हो गए। इनका नियम हम लोग पढ़ते हैं। तो हुक का नियम कुछ है नहीं, बस यही कहा गया है कि आप लोग किसी भी वस्तु पर जितना ज़्यादा प्रतिबल लगाइएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाइएगा, उतना ही ज़्यादा विकृति होगा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है पास्कल सेकंड, इसकी इकाई मात्रक है। किसकी इकाई मात्रक है ये पास्कल सेकंड? ऑप्शन दिया हुआ है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी प्रतिबल, ऑप्शन सी विकृति, ऑप्शन डी श्यानता। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन डी, देन आप लोग का आंसर सही है। हाँ जी, श्यानता। श्यानता का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? श्यानता। श्यानता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका ऐसा ही मात्रक पॉइस भी होता है, और साथ ही साथ बच्चों याद रखना है पास्कल सेकंड भी होता है। पास्कल सेकंड भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं, है ना। श्यानता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विस्कोसिटी बोलते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये ऑप्शन है
पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के बारे में आपको बताना होगा कि पृष्ठ तनाव इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सरफेस टेंशन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, जल्दी से। हाँ जी, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे तो वेरी गुड। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। बात करेंगे प्रतिबल का यानी स्ट्रेस का, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और अब बात करेंगे विकृति का यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, याद रखना है, ये मात्रकहीन होता है ना, इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल सेकंड। तो पास्कल सेकंड किसकी ऐसा यूनिट है, अभी मैंने बताया था आपको, श्यानता की, विस्कोसिटी की, ठीक है। और एक और यूनिट होता है इसका, क्या होता है, पॉइज। याद रखना है, श्यानता का एक और ऐसा यूनिट होता है पॉइज, अभी मैंने बताया था, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है वो क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। बट मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इसको टेस्ट सीरीज़ में देना तो आप लोग दे सकते हो। जैसे कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और समझाती हूँ उस टाइम आप आंसर्स कर दिया करो और उसके बाद लास्ट में आप कैलकुलेट कर लिया करो कि कितना आपका सही है, कितना आपका गलत हुआ, ठीक है। तो जो गलत हुआ उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना और जो सही है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ोगे ना तो आपका ये भी पता चलेगा कि हाँ किस लेवल में आप अभी हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है, यानी किसकी बात कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की। किसकी बात कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की बात कर रहा है, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में होता है क्या है, मैं बता चुकी हूँ। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है किसमें, 2 पायरुविक एसिड में, 2 PA में, ठीक है। तो वही बात कर रहा है। तो ये तो बनता है, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बनता है, बट ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये प्रोसेस होता कहाँ है, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं ऑप्शंस में क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, केंद्रक। सेकंड क्या बोल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। थर्ड क्या बोल रहा है, कोशिका द्रव्य। डी क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो क्या होगा, जिसको उसको आंसर आता है वो लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो ये सभी को पता हो कि ये प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो होता कहाँ है, केंद्रिका द्रव्य में, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म में। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। चलो इसी के साथ हमने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है। तो चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में एयर का इनहेल करोगे, अगर सांस लोगे तो ज़्यादा ही अमाउंट में तुमको क्या करना होगा, एयर को बाहर करना होगा, एक्सपेल्ड करना होगा। तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलो देख ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अवशिष्ट आयतन। सेकंड क्या है, ज्वारीय आयतन। थर्ड क्या है, प्राणधार आयतन। और डी क्या है, फेफड़े का आयतन। तो क्या बोलते हैं उसको, जल्दी से आप लोग बता दो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर डैट कैन एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन इफेक्ट इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड लंग्स वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों, लंग्स वॉल्यूम, यानी फेफड़े का आयतन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी फेफड़े का आयतन। ये इंग्लिश वाला का डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा लंग्स वॉल्यूम, ठीक है, या फिर लंग वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ओके। चलो इसी के साथ हमने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं, यानी हमारे फेफड़े में कोशिकाएं कितने मात्रा में होती है। ओके, ऑप्शंस क्या है, 100 मिलियन, सेकंड क्या है 200 मिलियन, थर्ड क्या है 400, या डी क्या है यानी फोर्थ क्या है 300 मिलियन। तो क्या बोल रहा है, हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं किस मात्रा में होती है, यही आपसे पूछ रहा है। अगर पता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर दो। तो कितनी होती है 300, करीब 300 मिलियन की, ठीक है, यानी अप्रॉक्स 300 मिलियन। ओके, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब कुछ बातें जान लो। फेफड़े की बात कर रहा है यानी लंग्स की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, लंग्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे आपसे कि लंग्स में ज़्यादातर कौन से सेल पाए जाते हैं, मोस्टली कौन से सेल, याद रखिएगा मैं मोस्टली बोल रही हूँ, यानी ज़्यादातर कौन से सेल पाए जाते हैं। तो कौन से सेल पाए जाते हैं, इपीथेलियल सेल। क्या होते हैं बच्चों, इपीथेलियल सेल। ओके, ज़्यादातर मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। और भी सेल्स पाए जाते हैं जैसे कि नर्व सेल, ठीक है, और भी सेल पाए जाते हैं जैसे कि हार्मोन प्रोड्यूसर सेल पाए जाते हैं, ठीक है, ये सभी सेल पाए जाते हैं। लेकिन मोस्टली क्या पाया जाता है, इपीथेलियल सेल। ओके, क्या पाया जाता है, इपीथेलियल सेल। इपीथेलियल सेल का थोड़ा वर्क जान लो, ये क्या करता है, म्यूकस बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, म्यूकस बनाता है और ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है, और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में इपीथेलियल सेल के वर्क से आ जाए तो आप लोगों से हो जाएगा। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया जल्दी से डन कर दो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, देन डन कर दो या फिर यस 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 लिख दो। ओके, चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है यानी आपसे क्या पूछ रहा है, रेस्पायरेशन, बैक्टीरिया में जो रेस्पायरेशन होता है उसका साइड क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, इपीसोम, सेकंड क्या है माइक्रोसोम, थर्ड क्या है मेसोसोम एंड राइबोसोम। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जीवाणु क्या है ये देख लो, ये क्या है, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल भी कहे जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल होते हैं। क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल होते हैं और इसे हम प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, क्योंकि इनके पास ना मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आखिर इसका रेस्पायरेशन होता कैसे है बैक्टीरिया में जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें प्लाज्मा झिल्ली के कुछ अंतक्षेपण टाइप एक ऑर्गेनेल कह लो वो पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम मेसोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोसोम, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या प्लाज्मा झिल्ली का एक अंतक्षेपण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं, जो कि श्वसन की प्रक्रिया करता है। क्या करता है, जो कि श्वसन की प्रक्रिया करता है, किसमें करता है, बैक्टीरिया में करता है, ठीक है, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में करता है। तो उससे उसका क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। तो उस रेस्पायरेशन साइट क्या होगा इसमें, मेसोसोम। क्या होगा, मेसोसोम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। क्या पूछ रहा है कि रेस्पायरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन में जो रेस्पायरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। मेलानिन बोलते हैं, मेलानिन भी एक पिगमेंट है जो कि स्किन में पाया जाता है, हेयर, ये सब कलर जो आता है आई बॉल्स का वो किसके थ्रू आता है, मेलानिन के थ्रू आता है, ठीक है ना। रोहोडोसिन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। हेमोग्लोबिन बोलते हैं, तो जी हाँ उसे क्या बोलते हैं हम, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, रेस्पायरेटरी पिगमेंट ह्यूमंस में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। ओके, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आगे, उस समय मैं हेमोग्लोबिन के बारे में और कुछ बताऊंगी, ठीक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से
छोड़े गए श्वसन में शामिल होते हैं, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होते हैं। ये इसका आंसर सबको पता होगा लगभग। तो इसमें क्या बोले, कौन सा ऐसा गैस है जो कि श्वास के थ्रू एक्सहेल किया जाता है, ब्रेथ के थ्रू, जब ब्रेथ करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सहेल मतलब बाहर करते हैं उस गैस को। तो क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प यानी वाटर वेपर, या फिर नाइट्रोजन। तो क्या होता है बच्चों, क्या एक्सहेल करते हैं, तो नाइट्रोजन। क्या एक्सहेल करते हैं, नाइट्रोजन। ओके। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, पल्स बीट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पल्स बीट की। द पल्स इज मेजर्ड बाय द बीट। ठीक है ना, पल्स को अगर नापना हो यानी हार्ट रेट को नापना हो, पल्स बीट को नापना हो तो किसके थ्रू नापेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या दे रहा है, तंत्रिका, कोशिका, सीरा और धमनी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि पल्स बीट जब नापना होता है तो इन चारों में से किसको टच करके भी नापा जाता है। ठीक है, यानी जैसे डॉक्टर्स के पास जाओगे तो आपका हैंड को पकड़ के चेक करता है और आपके पल्स रेट को मैक्सिमम 90% सही बता देता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं बता पाता है बट इतना बता देता है कि 90% करेक्ट रहता है। ठीक है, तो फिर कुछ लोगों को पता है कि जैसे नहीं पता होगा जिसको, वो क्या बोलेंगे कि क्या करते हैं, वेन को पकड़ते हैं और उससे पता चलता जाता है पल्स रेट, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तंत्रिका की बात करते हैं। तंत्रिका यानी नर्व की बात करते हैं। तो नर्व क्या कैरी करता है, नर्व क्या कैरी करता है, तो नर्व इम्पल्स को कैरी करता है। क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को कैरी करता है। ओके। कैपिलरीज की बात करते हैं तो वो क्या करता है कि ब्लड को सेल्स तक पहुंचाता है। क्या करता है, ब्लड को सेल्स तक पहुंचाता है। ओके। अब वेन की बात करते हैं, वेन का क्या वर्क है, तो वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास ले जाता है। तो क्या वेन को पकड़ के, अगर आप लोग बोलोगे कि वेन को पकड़ के आप लोग जांच लोगे कि पल्स रेट क्या है, पल्स बीट क्या है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचा रहा है, तो इसे तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आर्टरी को अगर आप आर्टरी को पकड़ रहे हो तो आपको पल्स रेट पता चल जाता है। ओके, क्योंकि ये हाई स्पीड के साथ यानी हाई प्रेशर के साथ, स्पीड नहीं बोल सकते उसे, हाई प्रेशर के साथ ये क्या करता है, ब्लड को हार्ट से बाकी सेल्स के पास पहुंचाता है, यानी कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज का काम होता है सेल्स तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और वो भी क्या रहता है, इसका प्रेशर हाई रहता है, इसलिए इसके थ्रू क्या करते हैं, हम पल्स रेट पता कर लेते हैं। तो किससे पता चलता है, हमारा आर्टरी को टच करने से। ठीक है, आर्टरी को पकड़ के अगर आप सुनना चाहोगे तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी भी लेफ़्ट हैंड के पास जो वेस्ट होता है ना, वहाँ पे आप टच करो ना, फिर पता चलता है। ठीक है, बस वेन को मत करना, आर्टरी को पकड़ना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैसे आप लोग भी ट्राई किया करो पल्स रेट वगैरह चेक करना, बिकॉज़ मेरे ख्याल से ना इंसान को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए। ठीक है, खाली बैठने से बेटर है कि कुछ ना कुछ सीखते रहो। ओके, तो चलो इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैसे मेरे बात से जो सहमत है वो यस लिख सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, यानी एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक, एनॉक्सी नहीं होगा, यहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वैसे मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ कि प्लांट का भी क्या होता है और एनिमल का भी क्या होता है, दोनों का कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को याद होगा, जल्दी से इसका आंसर कर दो। चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, CO तथा जल, फ्यूमेरिक एसिड, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, लैक्टिक एसिड, एंड फोर्थ क्या बोल रहा है, पायरुविक अम्ल। तो इन प्रोडक्ट क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। आप सभी जल्दी आंसर करो, मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो बच्चे ने सी लिखा होगा यानी लैक्टिक एसिड, उसका 100% करेक्ट है। बट लैक्टिक एसिड के साथ और भी कुछ बनता है, वो मैं बता चुकी हूँ। आई होप जिसको उसको याद होगा वो लिख देगा कमेंट में, जिसको उसको नहीं याद होगा कोई बात नहीं, याद कर लेना। ठीक है, तो क्या होता है, इथेनॉल भी होता है। क्या होता है, इथेनॉल भी होता है। ठीक है, इथेनॉल भी होता है एंड और एक क्या होता है, ATP भी होता है। क्या होता है, ATP भी होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। वैसे लैक्टिक एसिड भी सही है। ठीक है, बट ये दोनों भी जान लो, क्योंकि नेक्स्ट बार पूछेगा तो दोनों ऑप्शन कहीं तीनों साथ दे दें। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें जितना बताना था बता दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। यानी इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की बात तो कर रहा है, बट क्या बोल रहा है कि जो पायरुविक एसिड बना, पीए जो बना, उसके बाद जो उस पीए का क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है किसके साथ, एनर्जी का यूज़ करके जो डिसोसिएट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। ठीक है, क्या पैनक्रियाज में हो रहा है, लीवर में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, या न्यूक्लियस में हो रहा है। तो क्या कहाँ होता है वो, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है। मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन होता है किसका, सबस्ट्रेट का, सॉरी, हाँ, क्या बोल रहा था कि जो इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन होता है सबस्ट्रेट का, वो भी किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उस टर्म को क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस रेस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर अनॉक्सीय श्वसन बोलते हैं, या फिर ऑक्सीजन श्वसन बोलते हैं, या फिर वैस्कुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर करो। तो ये बहुत सिंपल है, इसको क्या बोलते हैं, अनऑक्सी श्वसन, एनॉक्सी श्वसन। ओके, तो गाइज इसका आंसर क्या होगा, अनॉक्सीय श्वसन। ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ये आपको पता है अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी श्वसन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस समय मांसपेशियों में क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो जो 6 कार्बन एटम होते हैं, जो 6 कार्बन अणु होते हैं, वो कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो 6 कार्बन एटम्स होते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कितने कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता होता है कि कितने कार्बन एटम में कन्वर्ट होते हैं, तो वो 3 कार्बन एटम में कन्वर्ट होते हैं। कितने में, 3 कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब, जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मांसपेशियों में। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, तो जो बच्चे ने सी लिखा होगा 100% करेक्ट है। ओके, इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि 6 से 3 कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो इसे रीड करो। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या दे रहा है, ब्रोंकाइटिस, सेकंड क्या है, हेपेटाइटिस, आइरिटिस एंड गैस्ट्राइसिस। ओके, तो क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं, जल्दी से आंसर करो जिसको उसको आता है, कि इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, क्या टर्म देते हैं इसके लिए, तो ब्रोंकाइटिस देते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस टर्म देते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को। ओके, क्या होता है, क्या देते हैं, टर्म देते हैं ब्रोंकाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। यानी जब रेस्पायरेशन होता है ह्यूमन बीइंग में तो कौन गैस रिलीज़ किया जाता है। ओके, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑप्शंस में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी गैसों का मिश्रण। सेकंड क्या बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन। एंड फोर्थ क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से इसका आंसर करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। कि लेते समय सबसे पहले ये बताओ कि जब ह्यूमन रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो हम कौन सा गैस लेते हैं, और देन आफ्टर कौन सा गैस रिलीज़ करते हैं। तो आपको पता है क्या लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। पता है, O2 लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, CO2। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्म ऊर्जा में बदलती है। यानी क्या बोल रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रही है, उष्म ऊर्जा में। यानी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है,
हीट एनर्जी में, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। क्या संचालन यानी मूवमेंट कन्वर्ट करती है, या फिर न्यूट्रिशन करती है, या फिर रेस्पायरेशन करती है यानी श्वसन करती है, या फिर उत्सर्जन करती है? कौन सी प्रोसेस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जिनको आंसर पता है वो आंसर कर दो, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जब रेस्पायरेशन होता है, क्या होता है बच्चों, जब रेस्पायरेशन होता है तो रिलीज़ क्या होता है, एनर्जी होता है, दूसरा एटीपी होता है, तीसरा क्या, हीट भी होता है, ठीक है। क्या होता है, हीट भी होता है। सेलुलर डिस्पायरेशन के दौरान, यानी जब बात करें हम सेलुलर डिस्पायरेशन की, ठीक है, तो सेलुलर डिस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज और क्या, ऑक्सीजन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कन्वर्ट होने के बाद जो एनर्जी होता है ना वो ATP में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या हो जाता है, एनर्जी जो है वो ATP में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। तो आपसे क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है कि केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, तो यहाँ क्या हुआ, केमिकल एनर्जी जब हुआ वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, रेस्पायरेशन, ठीक है, यानी श्वसन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, श्वसन प्रक्रिया। तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछ रहा है, जिसका हम लोग पहले आंसर कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसी का आंसर सेम होगा, सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर तो सबको पता होगा ही, बट फिर भी देख लेते हैं बाकी सबको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, फिलियोमेलानिन, हेमोग्लोबिन, मेलानिन और यूमोमेलानिन। तो बात करते हैं फेनोमेलानिन की, किसको, फेनोमेलानिन की। तो फेनोमेलानिन क्या होता है, ये डार्क कलर का पिगमेंट होता है। कैसा होता है बच्चों, डार्क कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो फंगल मेटाबॉलिक में। किसमें, फंगल मेटाबॉलिक में ये पाया जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन यानी क्या होता है, यही क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। लेकिन फिर बात करते हैं इसके कलर पे। आंसर तो सबको पता चल गया क्योंकि वो मैं पहले बता चुकी हूँ, बट इसके कलर की बात करते हैं तो ये किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। किस कलर का, रेड कलर का होता है हमारा हेमोग्लोबिन। और प्रेजेंट कहाँ होता है वो, ह्यूमन ब्लड में। कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, ह्यूमन ब्लड में, ठीक है, ठीक है। तो आई होप इतना डिस्कशन काफ़ी है, बट दो ऑप्शन को क्यों छोड़े, उस दो ऑप्शन को भी क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मेलानिन। मेलानिन के बारे में बताए थे कि ये क्या करता है, डिटरमाइन, ये आपके हेयर, स्किन और आई बॉल को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। क्या देता है बच्चों, कलर देता है, ठीक है। और यू मेलानिन जो होता है ना वो मेलानिन का ही एक पार्ट है। क्या है, मेलानिन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो भी आपका रेस्पायरेशन से ही होगा क्योंकि रेस्पायरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करो कि ये लास्ट में लिख दिया करो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। चलो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर आपके सामने है। देन अगेन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।